हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने उसी सीरीज के अगले हिस्से की तरफ जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम लोग यूपीएससी प्री 2026-27 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाहों के बारे में चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण प्लेस या नगरों के बारे में, जिससे हमें उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएं और हमारा अगर एक क्वेश्चन अच्छा मिल सकता है तो उससे हमें फायदा ही होगा। तो इसलिए अब आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं मराठा और चोल बंदरगाहों के बारे में। भारतीय इतिहास में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मराठा और चोल दक्कन और दक्षिण भारत के दो बड़े साम्राज्य थे और दोनों इतने बड़े विजेता कि उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर क्षेत्रों पर कब्जा किया था। मराठाओं को तो आप अच्छे से जानते हो कि जिन्होंने सोचिए पंजाब लाहौर वाहौर तक से उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी बसीला पूरे उत्तर भारत पर अपना कंट्रोल किया। और वहीं पर चोल जो हैं, चोल भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे साम्राज्यवादी राज्य माना जाता है जिसने न केवल अपने जमीन पर बल्कि समुद्र में बड़े स्तर पर अपना कब्जा किया, विजय अभियान शुरू किए थे। राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, इन दोनों को कौन नहीं जानता, जिसने अंडमान निकोबार से लेकर के लक्षद्वीप से लेकर के मलेशिया से लेकर के सोचिए अरब सागर के प्रमुख देश द्वीप तक कहां कहां तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। श्रीलंका पूरा कब्जा कर ही लिया था। तो आज उनके प्रमुख बंदरगाहों की चर्चा करूंगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितनी जरूरत है मैं उतनी ही चर्चा करूंगा। तो चलिए हम लोग फटाफट इस चीज को डिस्कस करते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो भी छात्र लेना चाहते हैं, आज से पहला लेक्चर शुरू हुआ है, फर्स्ट डे है आज का। तो आप लोगों के लिए अचीवर्स कार्निवल सेल सबसे लोएस्ट प्राइस पर आपको मिल रहा है। अचीवर्स कार्निवल सेल, जिसमें आप MK लाइव कोड के माध्यम से हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 13,999 रुपए में। हिस्ट्री हिंदी ऑप्शनल अंडर द गाइडेंस ऑफ मनोज सर, यानी कि मेरे गाइडेंस में। तो फटाफट इसको आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आज ही बैच को ज्वाइन कीजिए फटाफट। और ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए यूपीएससी के सभी कोर्सेज के लिए भी है, ऑल यूपी कोर्सेज जीएस के लिए, जिसमें MK लाइव कोड के माध्यम से आपका जो बैच है 12,999 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। और प्रोग्राम वही है, अचीवर्स कार्निवल लोएस्ट प्राइस एवर सेल है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी गरीब छात्र जितने भी हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है और जो कुछ करना चाहते हैं, वो मेरी गाइडेंस में आकर के तैयारी कर सकते हैं। तो इसका फटाफट इसको फायदा उठाइए, लिमिटेड टाइम के लिए है, ध्यान रखना। और ये मेरा एक अचीवमेंट है जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप मेरे गाइडेंस में रह करके तैयारी करें। और ये मेरा टेलीग्राम मेल आईडी है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर भी है, और ये टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसके थ्रू आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वायरस के स्कैन कोड के माध्यम से सीधे आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारत की समुद्री विरासत, दो प्रमुख युगों के बारे में, जिनमें एक तरफ है आपके मराठा नौसेना, जिन्होंने 17वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के बीच में तटीय सुरक्षा के लिए बेहतरीन किलों का निर्माण किया था, समुद्री बंदरगाहों का निर्माण किया था। शिवाजी महाराज और अन्य जो उस समय के उनके प्रमुख सेनापति थे, उन्होंने उनका निर्माण किया और सुरक्षा की स्थापना की। और उधर चोल साम्राज्यवाद ने 9वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी के बीच में व्यापार और विदेशी व्यापार के लिए, घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार को विकसित करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए आपके पूर्वी तटों पर अपने कई बंदरगाहों का निर्माण किया, कई महत्वपूर्ण केंद्र विकसित किए थे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है नागापट्टनम, चोलों का एक प्रमुख बंदरगाह। चोलों का प्रमुख बंदरगाह, इसके बारे में कहा जाता है कि यह चोलों की नौसेना की राजधानी थी। नागापट्टनम आपके पूर्वी क्षेत्र में है, चोलों की नौसेना। दूसरा, यह एक सर्वदेशीय केंद्र था, कॉस्मोपॉलिटन जिसे कहते हैं, यानी कि यहां से बहुत सारे देशों के लिए यात्राएं की जा सकती थी, बहुत से देशों के लिए व्यापार किया जाता था, यहां से सर्वदेशीय है।
यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोंगचिन और इंडोनेशिया के शैलेंद्र राजवंशी के साथ इनके विशेष तौर पर व्यापारिक और धार्मिक संबंध भी थे। ध्यान रखना, एक तरीके से चीन और इंडोनेशिया के लिए एक तरीके से प्रवेश द्वार की तरह था ये, जस्ट अ एंट्री गेट। अब सोंगचिन क्या, उस समय सांग चाइना इसी को कहा जाता था, चाइना को ही। और इंडोनेशिया जहां पर शैलेंद्र राजवंश के राजा राज करते थे, उनके साथ में यह कंसेप्ट था। और यहां पर हमें ध्यान रखिएगा, हमें क्या क्या मिला है वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर हमें बौद्ध मठ भी मिले हैं, बौद्ध मठ मिले हैं जिनका संरक्षण चीन ने दे रखा था, खर्चा पानी चीन करता था, संरक्षण चीन के अधीन था। इसका मतलब है कि चीन और चोलों के बीच, चोलों के जो बीच में जो सौहार्दपूर्ण संबंध थे, वो उसका एक उदाहरण है, ये राजनयिक संबंधों का उदाहरण है। यानी कि चोल चाहते थे कि चीन के साथ अब कोई भी बीच में व्यवधान उत्पन्न ना हो व्यापार के संदर्भ में, इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे बंगाल खाड़ी के क्षेत्र को जीत लिया था, मलेशिया वलेशिया सारे क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल करके रखा था। तो ये उसी के लिए है कि सीधा यहां से हो करके वो चाइना तक अपना रीच बढ़ाएं, यहां से इस तरह से होते हुए चाइना तक। तो उसका एक प्रमुख बंदरगाह का कंसेप्ट है। ओके, चलिए दूसरा है पूंपुहार या कावेरी पट्टनम। देखिए कावेरी पट्टनम और पुहार बंदरगाह तो हम सोचिए कब से जानते हैं, जब से आपका संगम काल जो था तब से लेकर के संगम पीरियड, उसमें भी पुहार बंदरगाह कावेरी पट्टनम के बारे में हमको चर्चा मिलती है। उस समय भी चोलों का राज्य था, चोल चेर पांड्या थे। यह कावेरी नदी के बिल्कुल मुहाने पर पुनर्जीवित किया गया एम्पोरियम है, यानी कि पहले भी था और इसको 9वीं सदी में जाकर के चोलों ने फिर से खड़ा किया, इसको एक एम्पोरियम के तौर पर, एक एम्पायर के तौर पर। ये रहा यहां पर पुहार बंदरगाह, कावेरी नदी के मुहाने पर है। क्षेत्रीय जल निकासी बिंदु है, रीजनल ड्रेनेज पॉइंट है, क्षेत्रों के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए आने जाने का कंसेप्ट है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप कावेरी नदी के माध्यम से अंदरूनी इलाकों में आप जा सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज है, यहां से हमें इत्र, मलमल और मोतियों का व्यापारिक केंद्र था, इसका निर्यात किया जाता था, परफ्यूम का, जिसे हम एरोमेटिक्स कहते हैं, मलमल है, मुस्लिम कहते हैं, और मोती पर्ल्स, इनका निर्यात किया जाता था बड़े स्तर पर। ये ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी चीज है, इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि संगम साहित्य में इसकी जानकारी है, और विशेषकर संगम साहित्य में कौन सी, संगम साहित्य में स्पेशली एक ग्रंथ है पट्टी नापलाई, पट्टी नापलाई, इसमें इसका जिक्र है, पट्टी नापलाई में बंदरगाह का। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है दक्षिण एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए इसका संपर्क का केंद्र है। तो परफ्यूम, मलमल और मोती, इन तीन चीजों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये। ओके, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ इसका रिलेशन यहां से बनता था, यहां से भी। एक है कडारम, कडारम। अब ये कहोगे कडारम कहां है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कडारम ये मलेशिया में है, ध्यान रखना, भारत में नहीं है, नॉट इन इंडिया, इट इज लोकेटेड इन मलेशिया। ओके, चोल नियंत्रित विदेशी चेक पॉइंट है, चौक पॉइंट कहते हैं इसको। ये देख रहे हैं आपका मलेशिया का, यहां पर ये है, यानी कि चाइना के तट पर जाने के लिए जब आप यहां से जाते हैं कावेरी पट्टनम से या नागपट्टनम से, सोचिए यहां से होकर के आप यहां जाते हैं, तो यहां पर चोलों ने इस पर कब्जा कर रखा था। मैंने अभी बताया था मलेशिया तक पर कब्जा कर रखा था कि कहीं पर भी कोई भी चीन के साथ उनके व्यापारिक संबंधों को प्रभावित ना करे। ओके, तो ये एक कंसेप्ट था। चीन जाने वाले भारतीय व्यापारिक संघों के लिए मलक्का जो स्ट्रेट है उस पर पूरा प्रतिबंध किया जाए। तो ये क्या है आपकी मलक्का स्ट्रेट है, ये मलक्का स्ट्रेट। जैसे आज की डेट में आप हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में जानते हैं ना, ऐसे ही मलक्का जल संधि है ये। तो उस क्षेत्र में कब्जा करने के लिए यह किया गया था, किया गया था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक। और यहां पर कब्जा किसने किया था? इस पर नियंत्रण किया था राजेंद्र फर्स्ट ने। राजेंद्र फर्स्ट महान विजेता माना जाता है, महान विजेता इसलिए। ओके, अगला हम चर्चा करें तो देखिए ये आते हैं अब आपके मराठाओं के संदर्भ में। मराठा, और मराठों में शिवाजी महाराज ने कई सारे महत्वपूर्ण स्थल आपके बनाए थे, कई सारे बनाए थे। इनमें से एक है विजयदुर्ग, महाराष्ट्र में। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर जलसंधि जानते हैं ना, स्पेन और अफ्रीका को जोड़ता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। आपका भूमध्य सागर और क्या कहते हैं अटलांटिक ओशियन के बीच में लिंक बनाता है जिब्राल्टर। तो उसी तरीके से इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। यहां पर विजयदुर्ग, इसकी अद्वितीय रक्षा तकनीकी नौसैनिक डॉकयार्ड की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण स्थल है। ओके, तो ये ध्यान रखना। और यहां पर सबसे बड़ी चीज एक और भी थी, वो थी इसके पानी के नीचे इन्होंने एक तरीके से दीवार बना रखी थी कि अगर कोई जहाज उसके पार से होकर के जाता है तो वो दीवार जो है वो जहाज को डैमेज कर दिया करती थी। यानी कि पानी के नीचे पत्थर की दीवार बना रखी थी जहाजों को डैमेज करने के लिए। सोचिएगा उस समय में, यानी कि जो गहरे पानी वाले यूरोपीय जहाज होते थे उनको नष्ट करने के लिए, सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि इस पर ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये ऐसे 40 बुर्ज बनाए गए थे। कितने? 40 बुर्जों का निर्माण किया गया था। यह सुरक्षा के लिए, पानी के नीचे भी सुरक्षा, ऊपर भी सुरक्षा, मराठों के समय में बेहतरीन तरीके से। तो अब समझ में आ गया अद्वितीय रक्षा टेक्नोलॉजी, पानी के नीचे दीवार बना करके पत्थरों के माध्यम से उनको नष्ट कर देना, उस समय की टेक्नोलॉजी है। दूसरा है सिंधुदुर्ग, ये भी वहीं पर है। सिंधुदुर्ग ये भी यहीं पर है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, विजयदुर्ग के थोड़ा सा पास में ही है, दूर है थोड़ा सा। सिंधुदुर्ग, ये इसको शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किया गया था किला, और इसे बनाया गया था 1664 में। 1664 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिए, शिवाजी महाराज द्वारा एक अभेद्य समुद्री किला है। यह बेसिकली बनाया गया था पुर्तगाली और ब्रिटिश नौसेना के खिलाफ तटीय सुरक्षा के लिए मुख्य जो परिचालन मुख्यालय है उसके तौर पर बनाया गया था। यानी एक तरीके से पुर्तगाली आए या ब्रिटिशर्स आए, उनसे अपनी इस क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा, यह पूरी तरीके से समुद्र के अंदर बनाया गया, ठीक ना, समुद्र में बनाया गया है, बिल्कुल समुद्र में इसका निर्माण किया गया। यह प्राकृतिक नहीं है, यह कृत्रिम है जिसको शिवाजी महाराज ने बनाया। और इसके नीचे जो दीवार है, जो पूरे के पूरे जो 40 एकड़ के आसपास में फैली हुई है, सोचिएगा लगभग पूरा का पूरा जो किला है, ये क्षेत्र है, ये 40 से 48 एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी जो दीवार है वो सोचिए समुद्र के अंदर कांच की बनाई गई थी, कांच की बनाई गई थी, जिससे कि इसकी दीवारों पर, पत्थरों पर किसी प्रकार का कोई भी पानी का इफेक्ट ना पड़े और सुरक्षित बना रहे, ठीक है ना। और यहां पर इस किले में आपके शिवाजी महाराज के हाथ पैर भी बने हुए हैं, हाथ पैर के निशान हैं कि उन्होंने वहां पर कुछ काम किया था या अपने निशान छोड़े थे। आज भी उनके हाथों पैरों के निशान बने हुए हैं कुल मिलाकर के। ओके, क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद आता है अगला खांदेरी उंदेरी। खांदेरी उंदेरी भी आपके देखा जाए तो मुंबई के पास में ही है, और ये दोनों थोड़ी सी दूर के बीच में है। जैसे आपका ये समुद्री तट है और वहां से ये समुद्र के अंदर किनारे पर ये बने हुए दो आइलैंड की तरह हैं। यानी कि मुंबई के पास एक जुड़वा द्वीप बंदरगाह है, और दोनों के दोनों अरब सागर में ब्रिटिश और सिद्दियों की नौसेना गतिविधियों के बीच में अवरोधन का काम करते थे। किसका? इंटरसेप्शन का। अगर कोई इस क्षेत्र से होकर के जा रहा है तो ये दोनों मिल करके अटैक करके उसको रोक दिया करते थे। मतलब कोई भी इस क्षेत्र से होकर के गुजर नहीं सकता था, चाहे सिद्दी हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो या पुर्तगाली हो, एनीबडी, कोई भी हो।
समझ लीजिएगा, यह है खंदेरी उंदेरी का कंसेप्ट। इंटरसेप्ट करने के लिए, दुश्मनों को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद आता है रत्नागिरी। आंग्रे नौसेनापतियों के लिए प्रमुख नौसैनिक अड्डा है। यह बात आप अच्छे तरीके से जानते हो कि शिवाजी महाराज और मराठों के लिए आंग्रे जो एक समुदाय था वो बहुत अच्छा नौसेना के योद्धा माने जाते थे। उनके सेनापतियों का अड्डा है, यह भी आपके महाराष्ट्र में रत्नागिरी। और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है रसद हब के तौर पर, यानी कि सप्लाई चेन के लिए, रसद हब के तौर पर, यानी कि यहां से सैनिकों के लिए सप्लाई की जाती थी, खाने पीने की, सैनिकों को खाने की आपूर्ति की जाती थी, खाने की आपूर्ति यहां से की जाती थी। यानी कि स्थानीय अनाज के निर्यात का रणनीतिक मार्ग है, किसके लिए? सैनिकों तक के लिए, कि यहां से अब दूसरी अन्य जगह पर जो भी सामान पहुंचाना है समुद्र के रास्ते यहीं से सप्लाई करते थे, समुद्र के रास्ते। तो ये था, स्थानीय अनाज को इकट्ठा किया, इसके माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में पहुंचा दिया गया। ओके, अगला है कोलाबा अलीबाग। ये रहा, ये भी वहीं पर है आपके, कोलाबा अलीबाग। ये बेसिकली मराठों के महान सेनापति, नौसेनापति कान्होजी आंग्रे का उनका निवास स्थल और मुख्य नौसैनिक स्टेशन है। कान्होजी आंग्रे पढ़ेंगे इतिहास में तो आपको पता चलेगा कि सोचिए मराठों के कितने बड़े सेनापति थे, नौसेनापति कान्होजी आंग्रे। मराठा नौसेना के लिए एक सीमा शुल्क घर भी था, यानी कि रेवेन्यू का चेक पॉइंट के तौर पर काम करता था। ऑफिशियल कस्टम हाउस, कस्टम डिपार्टमेंट की तरह यहां पर उनकी वसूली के लिए काम किया जाता था यहां पर। और खास बात यह थी कि इसको ब्रिटिशर्स यानी कि विदेशी कभी जीत नहीं पाए, नहीं पाए थे, कभी भी ब्रिटिशर्स इनको नहीं जीत पाए। अब कहोगे सर मराठे फिर हार क्यों गए? मराठा स्थल पर हारे थे, समुद्र में नहीं हारे थे, ठीक है ना। और इसी वजह से एक चीज और भी है कि विदेशी जो हैं कान्होजी आंग्रे को पायरेट कहते थे, समुद्री लुटेरा कहते थे। जैसे एक समुद्र में कहानियां चलती है ना कि भैया वो हमारी रक्षा करेंगे, कान्होजी आंग्रे हैं, वो कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन वो रक्षा करेंगे। जैसे साउथ में बहुत सारी मूवीज ऐसी बनती हैं, एक मनगढ़ंत कहानियां चलती हैं कि वो आएंगे हमारी रक्षा करेंगे, समुद्र में मत जाना, कोई गलत काम मत करना, अंग्रेज आएंगे तो वो रक्षा कर लेंगे। इस तरीके से कहानियां थी इनके बारे में। तो ब्रिटिश कभी भी यहां पर जीत नहीं पाए और रेवेन्यू यानी कस्टम डिपार्टमेंट का प्रमुख केंद्र यह माना जाता था, वसूली की यहां पर की जाती थी। और अगला है जयगढ़ का किला। संगमेश्वर नदी के किनारे पर यह स्थित तटीय किलेबंदी स्थल है। संगमेश्वर नदी, यह भी महाराष्ट्र में ही है, जयगढ़ का किला। ये बेसिकली मराठा समुद्री रक्षा और अंतर्देशीय रक्षा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बिंदु है। नदी व्यापार की सुरक्षा करता है, क्योंकि संगमेश्वर नदी जब यहां पर आकर के मिलती है तो सोचिए उस मुहाने पर ही स्थित है ये। यानी कि नदी व्यापार की रक्षा करता है, अंदर जाने वालों की रक्षा करता है, बाहर से आने वालों से रक्षा करता है और व्यापार की भी सुरक्षा करता है। हर तरीके से ये सुरक्षा करने वाला एक केंद्र है। और कहां पर है? संगमेश्वर नदी के किनारे पर। तो मैंने इन सभी 9-10 जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की है और होपफुली कि आप लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा। अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो है इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हो सकता है कि उससे भी हमें काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाए, काफी कुछ चीजें। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब बात करते हैं भारत के ऐतिहासिक बंदरगाहों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिस्टोरिकल पोर्ट्स। विजय दुर्ग में गहरे पानी वाले यूरोपीय जहाजों को डुबाने के लिए पानी के नीचे पत्थर की दीवार, जिसे हम अंडर वाटर स्टोन वॉल कहते हैं, का उपयोग किया गया था। कडारम चोल साम्राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था जो लाल सागर के व्यापार को नियंत्रित करता था। बताइए कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बताइए। तो देखिए सिंपल सी चीज है कि कडारम लाल सागर की तरफ तो नहीं था। ये आप गलती से भी ध्यान मत दीजिएगा, तो ये तो गलत हो गया, कटारम तो नहीं था। तो यहां पर है केवल एक, विजय दुर्ग में अंडर वाटर की प्रणाली थी, ये बिल्कुल कंफर्म है। ये लाल सागर में नहीं था, ये कहां पर है? मलक्का जल संधि के पास,
बंगाल की खाड़ी भी कह सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन बंगाल की खाड़ी भी नहीं, मलक्का जल संधि के पास है ये रहा। कडारम मलेशिया में था और मलक्का जल संधि को नियंत्रित करता था। दूसरा, निम्नलिखित बंदरगाहों को प्राथमिक ऐतिहासिक कार्य के साथ सही मिलान कीजिए। एक तरफ बंदरगाह है, दूसरी तरफ उनकी कार्य और विशेषता है। कोलाबा या अलीबाग सौंग चीन के साथ व्यापार का प्रवेश द्वार, बताइए। दूसरा, नागपट्टनम मराठा नौसेना का आधिकारिक सीमा शुल्क। खंदेरी उंदेरी सिद्धि ब्रिटिश गतिविधियों की निगरानी का ट्विन आइलैंड के तौर पर। तो बताइए, सही कीजिए A2B1C3 इस तरीके से। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोलाबा अलीबाग ये रहा आधिकारिक सीमा शुल्क, नागपट्टनम ये रहा, खंदेरी उंदेरी ये रहा ट्विन आइलैंड के तौर पर। इस तरीके से देखा जाए तो A2B1C3 A2B1C3 ये रहा आंसर A2B1C3। अब आराम से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको, आपके सारे काम हो जाएंगे। क्यों भाई, होंगे कि नहीं? चलिए अगले बात करते हैं, निम्न में से किस बंदरगाह को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं? सिंधुदुर्ग को, विजयदुर्ग को, कोलाबा को, रत्नागिरी को। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? विच ऑफ द कॉल्ड इज द जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, किसे कहा जाता है? देखिए, सिंधुदुर्ग विजयदुर्ग दोनों एक जैसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आंसर है विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग नहीं। सिंधुदुर्ग द्वारा 48 एकड़ में समुद्र के अंदर बनाया गया शिवाजी का अपना किला है वो, जिसकी कांच की समुद्र की दीवारें बनाई गई थी। ये रहा आंसर है विजयदुर्ग। पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं इसको। मराठा नौसेना का सबसे अभेद्य किला था और सिंधुदुर्ग शिवाजी द्वारा निर्मित था, यह उसका उपनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पूंपुहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था, यह मुख्यतः मसाले और रेशम का निर्यात होता था, संगम साहित्य में क्षेत्रीय जल निकासी बिंदु कहा जाता था। बताइए क्या सही है? तो देखिए, कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है, इसका मतलब ये तो सही है। 1 2 3 ये गलत है, ये तो कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब अभी नेगेटिव अप्रोच है पेपर सॉल्व करने की कि भाई 1 2 3 इन तीनों में फर्स्ट आ रहा है। दूसरा, क्षेत्रीय जल निकासी बिंदु है, बिल्कुल था, क्षेत्रीय जल निकासी बिंदु भी था, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही था, रीजनल वाटर वाला, तो ये भी सही है। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपका तीसरा आ रहा है ये और ये, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब अब दूसरा कंफर्म करना है, तभी जाकर के हमारा आंसर सही होगा कि यह मुख्यतः मसाले और रेशम के लिए था। नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था, 3 चीजें बताई थी, इत्र, मलमल और मोती। ये गलत है, तो आंसर कौन सा हो गया? बी, आंसर बी। यहां से इत्र, मलमल और मोती का व्यापार होता था, मसालों का नहीं। इज इट क्लियर? यही छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी होती हैं। निम्न में से कौन सा कथन जयगढ़ के बंदरगाह के बारे में सही है? यह संगमेश्वर नदी के मुहाने पर स्थित था, बताइए। यह सोल साम्राज्य का प्रमुख नौसैनिक अड्डा था, यह समुद्री और अंतर्देशीय रक्षा को जोड़ने वाला बिंदु था। सही कूट का चयन कीजिए, केवल एक और तीन, एक दो और तीन, एक दो तीन। तो देखिए, संगमेश्वर नदी के किनारे है, ये तो कंफर्म है, तो इसका मतलब 1 2 3 ये तो सही हो गया। दूसरा, नौसैनिक अड्डा था, ये नौसैनिक अड्डा तो नहीं था, नहीं था, तो इस तरीके से देखा जाए तो यह गलत हो गया। ठीक, अंतर्देशीय रक्षा को जोड़ने वाला समुद्री रक्षा को, बिल्कुल ये सही है, तो आंसर हो गया ये भी गलत, आंसर हो गया बी, 1 और 3। जयगढ़ बिल्कुल सही है, मराठा बंदरगाह था, ना कि चोलों का, ध्यान रखिएगा। ये चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा नहीं भाई, गलती से भी बस छोटी छोटी ध्यान चीजों को ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और यह मैरीटाइम और इनलैंड डिफेंस सिस्टम को जोड़ने वाला क्रिटिकल पॉइंट था, एब्सोल्युटली करेक्ट। और यह है आपका अगला क्वेश्चन, रीजन और असर्शन, कथन और कारण वाला, जैसा कि यूपीएससी पूछता उसी तरीके से। कथन है, सिंधुदुर्ग किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में किया था।
दूसरा, मराठा नौसेना को पुर्तगाली ब्रिटिश नौसेना से अपने पश्चिमी तट की रक्षा करनी थी। तो देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है और व्याख्या करता इसीलिए बनाया ही गया था। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सही है गलत है बताइए। दोनों सही है और सही व्याख्या है। यही कारण है कि सिंधुदुर्ग का निर्माण तार्किक आधार है। मराठा नौसेना का उद्देश्य है यूरोपीय उपनिवेशवादियों से तटीय रक्षा करना। बिल्कुल सही था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से क्लास को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और जो मैंने कहा कि आज से आपके अचीवर्स सेल स्टार्ट हो रही है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में कम से कम प्राइस पर आज एडमिशन लीजिए और आज से ही नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा और किसी तरह का कोई डाउट हो तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल @मनोज कुमार हिस्ट्री को डायरेक्ट बिना किसी स्पेस के सर्च कर लीजिए, आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।